हेलो गाइस, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग ड्रामा लेकर आई हूँ। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड लिंची को दिखाया जाता है, जिसकी नज़र अभी अभी वापस आई है और वो सोचती है कि क्या मेरी नज़र सिर्फ इसीलिए वापस आई है कि मैं एक मर्डर होता हुआ देख सकूँ। अगर इनको पता चल गया कि मैं देख सकती हूँ तो ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। तभी हमारा मेल लीड शन हाओयान, जो एक सीक्रेट माफिया लीडर है, वो उसके पास आता है और कहता है, छोटी लड़की तुम यहाँ पर क्या ढूंढ रही हो। तो वो कहती है कि सर, क्या आपने मेरी केन को देखा है, और ब्लाइंड होने का नाटक करती है। फिर वो उसे उसकी छड़ी देता है और ये चेक करने के लिए कि वो सच में ब्लाइंड है या नहीं, उसको डराने की कोशिश करता है, लेकिन वो डरती ही नहीं है। तो वो हंसता है और कहता है कि ध्यान से जाना। तो वो कहती है ठीक है, और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद शैन का असिस्टेंट उसे कहता है, बॉस, मुझे लगता है कि इस लड़की को यंग मास्टर ने यहाँ पर भेजा है, तो क्यों ना हम इसका काम तमाम कर दें। तो वो कहता है, अगर जैसा तुम कह रहे हो सच में सब कुछ वैसा ही है तो खेल खेलने में सच्ची काफ़ी मज़ा आएगा। दूसरी तरफ लिंची उस एरिया से बाहर निकलती है और सुकून का सांस लेती है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि लिंची शैन फैमिली की यंग लेडी से मिलने आई होती है। तभी सर्वेंट उसे बताती है कि मैडम को आने में थोड़ी देर हो जाएगी। तो वो कहती है ओके, और फिर रेस्टरूम जाने लगती है। शैन हाओ भी वहाँ पर था और उसे देखकर सोचता है, अगर ये ब्लाइंड है तो ये इतनी आसानी से अकेले रेस्टरूम में कैसे चली गई, और उस पर शक करने लगता है। इसीलिए वो उसके पीछे रेस्टरूम में चला जाता है। वो उसे देख लेती है और सोचती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या ये मुझे फॉलो कर रहा है, और ब्लाइंड होने का नाटक करती है। फिर वो ज़ोर से दरवाज़ा बंद करता है। तो वो पूछती है कौन है यहाँ पर। तो वो उसके पास जाता है और कहता है, छोटी लड़की, हम फिर से मिल गए। तो वो कहती है, आप तो वही काइंड पर्सन है ना जिन्होंने कल मेरी मदद की थी। तो वो उसका गला पकड़ लेता है और कहता है, अब मुझे सच सच बताओ कि आखिर मुझे अप्रोच करने के पीछे तुम्हारा इरादा क्या था। तो वो कहती है, आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो यहाँ शादी करने के लिए आई हूँ। तो वो कहता है, शादी? तो वो कहती है, हाँ, मैं लिंची हूँ, लिन फैमिली की बड़ी बेटी। मैं यहाँ पर शैन फैमिली के यंग मास्टर शन यानबिन के साथ शादी करने के लिए आई हूँ। लेकिन शैन को उसकी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी मेड बाहर से आवाज़ देती है, मिस लिन, क्या आप रेडी हैं? तो वो कहता है, गुड गर्ल, अगली बार मैं सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। फिर वो बाहर आती है और सोचती है कि आखिर ये आदमी है कौन। वहाँ शैन फैमिली की यंग मिस बैठी थी। वो लिंची को देखकर कहती हैं कि मिस लिन, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो वो कहती है, मैम, आपको लिन और शैन फैमिली का मैरिज एग्रीमेंट तो याद है ना? तो वो कहती है, हाँ, लेकिन लिंची, तुम बहुत अरसा गायब रही थी, इसीलिए अब शादी का एग्रीमेंट तुम्हारी छोटी बहन लिन याओ के साथ है, तुम्हारे साथ नहीं। तो वो कहती है, मैंने सुना है कि आपकी कंपनी सनराइज ग्रुप को कोई मिस्टीरियस फोर्स ख़त्म करना चाहती है, और इस वक्त तो ओल्ड शन भी बहुत बीमार हैं। तो मिस शन कहती हैं, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? तो वो कहती है, मेरे डैड ने मेरे लिए 20% वैनगार्ड ग्रुप के शेयर्स रखे हैं, जो शन फैमिली की अर्जेंट प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व कर देंगे। तो मिसेस शन कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। लिंची सोचती है कि मुझे ये शादी ज़रूर करनी होगी, क्योंकि तभी मैं अपने अंकल से अपने शेयर्स वापस ले सकती हूँ। फिर मिसेस शन कहती है, ठीक है, हम कल शादी रजिस्टर करवा लेंगे। ये सुनकर लिंची खुश हो जाती है। बाहर जाकर वो कहती है, मुझे लगा नहीं था कि सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा। तभी वहाँ पर उसका स्टूडेंट होंगजी आ जाता है और उसके लिए कार का गेट खोलने लगता है, लेकिन वो खुद ही कार के अंदर बैठने लगती है, जिससे होंगजी शॉक हो जाता है और कहता है, मास्टर, क्या आप देख सकती हैं? तो वो कहती है, होंगजी, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, तुम बस ये याद रखना कि यूशी देख सकती है लेकिन लिंची नहीं, ओके? तो वो कहता है, ठीक है मास्टर, आपका ये राज राज ही रहेगा, डोंट वरी। वैसे अब हम कहाँ जा रहे हैं? तो वो कहती है कि पहले हम लोग मॉल जाएंगे, और फिर तुम मुझे हॉस्पिटल ले जाना जहाँ पर ओल्ड मास्टर शन हैं। मुझे कुछ भी करके उनको बीमारी को ठीक करना होगा। नेक्स्ट दिखाते हैं कि शन यानबिन अपने ग्रैंडपा को सूप पिला रहा था, लेकिन वो सूप पीना नहीं चाहते थे। तभी होंगजी वहाँ लिंची के साथ आ जाता है। लिंची को देखकर यानबिन कहता है, क्या ये यंग गर्ल मिरेकल डॉक्टर है? फिर होंगजी लिंची को यानबिन से इंट्रोड्यूस करवाता है। तो वो उसकी तरफ देखती है और सोचती है, अच्छा, ये है मेरा फियांसे, लेकिन इसके तो चेहरे से ही पता चल रहा है कि ये जल्दी बैंकरप्ट होने वाला है। तो वो कहता है, क्या मेरा फेस इस पर कुछ लिखा हुआ है? तो वो कहती है, नहीं, बस आप काफ़ी थके हुए लग रहे हैं, आपको आराम की ज़रूरत है। तो वो कहता है, ग्रैंडपा की तबीयत जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं भी कैसे आराम कर सकूंगा। उसी टाइम लिंची को उस रूम से पॉइजन की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही होती है और उसे शक था कि पॉइजन इस सूप में है। फिर वो ग्रैंडपा को एक्यूपंक्चर करती है, जिससे उनको खून की उल्टी आती है। यानबिन ची पर गुस्सा करने लग जाता है, लेकिन ग्रैंडपा उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि कुछ मत कहो इसको, इसके इलाज के बाद मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। तो यानबिन कहता है, थैंक यू लिटिल डॉक्टर। तो शी कहती है, मेरा नाम यूशी है, मैं 3 दिन बाद दोबारा मिस्टर शन का इलाज करूंगी और 3 सेशंस के बाद ये ठीक हो जाएंगे। फिर वो जाने लगती है, लेकिन ओल्ड शन उसे रोकते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया,
और क्या तुम हमारे बैंक्वेट में आना चाहोगी? मैं तुम्हें इनवाइट देता हूँ। तो वो मान जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि मिसेस शन हाओयान को अपने पास बुलाती है और कहती है कि लिन फैमिली की बड़ी बेटी आज घर आई थी और वो मैडम मेरे बेटे यानबिन से शादी करना चाहती है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी और अब यानबिन की जगह तुम मुझसे शादी करोगे क्योंकि यानबिन को उसके शेयर्स की ज़रूरत है। हाओ उनकी बात मानने से इनकार करता है तो वो नाइफ निकाल कर उसे डराने लगती है, लेकिन हाओयान कहता है कि मॉम आप कुछ जहमत कर रही हैं मुझे मारने की, मैं खुद ही अपने आप को मार लेता हूँ, और खुद अपनी बाजू के ऊपर कट लगा लेता है और मजबूरन शादी के लिए भी मान जाता है। फिर उसकी स्टेप मॉम वहाँ से चली जाती है। हाओ कहता है लिंची लगता है तुम यानबिन से बहुत डेस्परेटली शादी करना चाहती हो, डोंट वरी मैं तुम्हारा ये ख्वाब ज़रूर पूरा करूँगा। रूम में आकर लिंची सोचती है डैड क्या सच में आपने ही मेरी मॉम की शादी अंकल से करवाई थी? लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है और आप चाहते थे कि मैं यानबिन से शादी करूं, लेकिन आज मैंने देखा है कि उसकी किस्मत में तो पैसे ही नहीं हैं। बट कोई नहीं, जैसे ही मुझे मेरे शेयर्स मिल जाएंगे मैं उसे डाइवोर्स दे दूंगी। और लेट जाती है, लेकिन तभी हाओयान यानबिन बनकर वहाँ पर आता है और लिंची से कहता है कि जब शादी होगी तो तुम मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल इंटरफेयर मत करना। लेकिन लिंची उसे नीडल मारती है और कहती है कि तुम ही तो यानबिन के भाई हो ना, कल मेरी शादी है तुम्हारे भाई के साथ, तुम्हें मेरे साथ अपना बिहेवियर ठीक करना होगा। तो वो हंसने लग जाता है और कहता है कि चाहे तुम कितनी भी मासूम और बेवकूफ़ हो, मैं कभी भी तुम्हें जाने नहीं दूंगा, और फिर वहाँ से चला जाता है। लिंची सोचती है ये आदमी मुझे शन फैमिली में सुकून से रहने नहीं देगा, मुझे कुछ सोचना होगा इसके लिए। अगर मैं उसके हाथ को ठीक कर दूं तो शायद वो मुझे मारना ना चाहे। फिर नेक्स्ट डे वो अपने घर जाती है और वहाँ से कुछ सामान ले रही होती है। तभी उसकी स्टेप सिस्टर उसे चोर समझ लेती है और अपने मॉम डैड को भी बुला लेती है और कहती है मॉम डैड देखिए ये मेरे रूम की कीमती चीज़ों को चुरा रही है। तो लिंची कहती है ये सारी चीज़ें मेरे डैड की हैं जो वो मेरे लिए छोड़ के गए थे, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम लॉयर लिन को बुला लो। तो उसके स्टेप डैड कहते हैं कि ये सारी चीज़ें मेरे भाई की हैं और तुम इनको बेचना चाहती हो। तो लिंची कहती है अंकल ये सब मैं आपके लिए ही तो कर रही हूँ, मेरे डैड की चीज़ों को देखकर मॉम को डैड की याद आती होगी ना, इसलिए तो मैं ये सब चीज़ें यहाँ से ले जा रही हूँ। तो अंकल कहते हैं ठीक है अब जाओ, शन फैमिली ने तुम्हें डिनर पर इन्वाइट किया है। तो फिर लिंची सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद उसकी स्टेप सिस्टर कहती है मैं भी देखती हूँ कि ये कैसे रिएक्ट करती है जब इसे रात को पता चलेगा कि इसकी शादी एक क्रिपल से हो रही है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि मेट लिंची को हाओयान के कमरे में छोड़कर आती है। लिंची को वहाँ एक लड़की की फ़ोटो नज़र आती है जिसे देखकर वो सोचती है कि शायद ये यानबिन की पुरानी गर्लफ्रेंड होगी। लेकिन जैसे ही वो उस फोटो को उठाने लगती है तभी हाओयान पीछे से आ जाता है और गुस्से से उसे अपने कमरे से निकालने लगता है। तो वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा भाई कहाँ है? तो वो कहता है क्या तुम्हें मेरे भाई से मिलने की इतनी ही जल्दी है कि तुम उसके कमरे में जाना चाहती हो? तो वो कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाओ कहता है क्या तुम पार्टी में ऐसे कपड़े पहन के जाओगी? तो वो कहती है नहीं, शन यानबिन मुझे शॉपिंग के लिए ले जाने वाला था, मैं उसी का वेट कर रही थी। तो वो हंसने लग जाता है और उसे अपने साथ शॉपिंग पर ले जाता है। फिर शॉपिंग पे वो ड्रेसिंग रूम में कपड़े ट्राई करने वाली थी। तो वो हाओयान से कहती है कि मिस्टर शन मुझे कपड़े ट्राई करने हैं, आप प्लीज़ बाहर चले जाएं। लेकिन वो बाहर नहीं जाता और कर्टन आगे कर देता है। लिंची सोचती है कि ये जानबूझकर मुझे टेस्ट कर रहा है। तो हाओ को यकीन दिलाने के लिए वो अंधी है, वो उसके सामने ही कपड़े चेंज करने लगती है, लेकिन वो अपना इनर उतारे उससे पहले ही हाओ वहाँ से बाहर चला जाता है। फिर वो एक रेड गाउन पहनकर बाहर आती है जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। फिर वो हाओ से कहती है कि ये ज़िप बंद कर दो। तो फिर वो उसकी ज़िप बंद करता है तो उसके हाथ कांप रहे थे। तो लिंची कहती है मिस्टर शन आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं, कहीं आपको स्टमक इशू तो नहीं, आपको डेली मेडिटेशन करनी चाहिए। तो वो कहता है मुझे कोई स्टमक इशू नहीं है। तभी वहाँ लिन याओ आ जाती है और लिंची के ड्रेस को देखकर कहती है कि मुझे ये ड्रेस पसंद है, तुम इस ड्रेस को उतारो और मुझे दे दो, वैसे भी तुम गरीब हो, इसको अफोर्ड नहीं कर पाओगी। तो लिंची कहती है तुम्हें कैसे पता कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती? तभी लिन याओ की फ्रेंड लिंची का ड्रेस उतारने लगती है, लेकिन तभी उसके बैग में से एक शॉप का VIP कार्ड निकल आता है जिसे वहाँ का काम करने वाली लड़की देखती है और कहती है कि ये कार्ड तो सिर्फ प्रेसिडेंट ही किसी को दे सकते हैं। लिन याओ को यकीन ही नहीं आता कि ये असली है। तो वो कहती है कि अगर ये असली हुआ तो मैं तुमसे नील डाउन करके माफ़ी मांगूंगी, लेकिन अगर ये नकली हुआ तो तुम सबके सामने अपने कपड़े उतारोगी। तो वो कहती है ठीक है। फिर सर्वेंट कार्ड वेरीफाई करती है और वो कार्ड सच में असल निकलता है। तो लिंची कहती है कि याओ अब तुम्हें नील डाउन होकर मुझसे माफ़ी मांगनी होगी, लेकिन याओ वहाँ से जाने लगती है। तो लिंची स्टिक मारकर उसे नीचे बिठा देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया, अब तुम जाओ यहाँ से। वो कहती है मैंने तुमसे कोई माफ़ी नहीं मांगी, और याओ गुस्सा हो जाती है उससे बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट दिखाते हैं कि रात को सब शन फैमिली की पार्टी में थे। तभी लिंची भी हाओ के साथ वहाँ पर आती है और हाओ से पूछती है कि यानबिन मुझे क्यों नहीं लेने आया, हम दोनों एक साथ पार्टी में आ रहे हैं, ये अजीब नहीं लग रहा? तो वो कहती है कि नहीं बिल्कुल अजीब नहीं लग रहा, यही ठीक है।
फिर याओ और उसके दोस्त वानर लिंशी को बुली करते हैं और वानर कहती है वैसे तुम्हारी बहन जैसी रूरल गर्ल के लिए फ्री लोडर सेकंड यंग मास्टर ही ठीक है। तो लिंशी कहती है ये तुम क्या कह रही हो, मेरा हस्बैंड तो शन यानबिन है। तो वो कहती है लिंशी इतने ऊंचे ख्वाब मत देखा करो वरना बहुत ज़ोर से ज़मीन पर गिरोगी। तो लिंशी कहती है शन यानबिन मेरा हस्बैंड है। तभी ग्रैंडपा भी वहाँ पर आ जाते हैं और यानबिन कहता है कि मैं तो तुमसे पहली दफ़ा मिल रहा हूँ और सिस्टर इन लॉ ये पार्टी तो आज आपकी और मेरे भाई की शादी की खुशी में रखी गई है। और मिसेस शेन वहाँ पर आकर उसका मैरिज सर्टिफिकेट उसके सामने फेंकती है। लिंशी कहती है मिसेस शेन आपने मुझे धोखा दिया है। तो वो लिंशी पर झूठा इल्ज़ाम लगा देती है और कहती है कि तुम पहले हाओ युआन के बेड पर थी और अब यानबिन से शादी करना चाहती हो। लिंशी हाओ से पूछती है कि मैं कब तुम्हारे बेड पर आई थी। तो वो कहता है कि जो भी मॉम कह रही हैं वही सच है। लिंशी इस शादी को मानने से इनकार करती है। तभी उसके अंकल जो उसके स्टेप डैड भी हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ अगर हाओ डिसेबल है तो अब तुम्हें उसकी कदर करनी चाहिए, शेन फैमिली की रिस्पेक्ट करो। तो लिंशी कहती है अंकल आपने मेरे डैड की कंपनी को हत्याया और उसके घर में भी रह रहे हैं, मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, मुझे बुली करते हुए आपको ज़रा शर्म नहीं आ रही। अगर आपको शेन फैमिली की इतनी ही फिक्र है रिस्पेक्ट की तो आप अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं करवा देते इससे। और ग्रैंडपा से कहती है कि ओल्ड मैन आपको ऐसे किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, ये मत भूलें कि आपके पास भी सिर्फ 2 दिन ही हैं। हाओ युआन लिंशी को रोकता है लेकिन वो कहती है ओल्ड मैन अगर आपने आज मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं दी तो आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। जिसे सुनकर ग्रैंडपा गुस्से हो जाते हैं और लिंशी को वहाँ से जाने को कहते हैं। फिर हाओ से वहाँ से ले जाता है लेकिन तभी होंगजी वहाँ आ जाता है और कहता है कि मास्टर आप फाइनली यहाँ आ गई। तो लिंशी उसे इशारा करती है और कहती है कि सर मैं यूशी नहीं मैं लिंशी हूँ। तो उसी टाइम होंगजी को अपना वादा याद आ जाता है जो उसने लिंशी के साथ किया था और वो फिर उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है जी हाँ मुझे गलत फहमी हो गई थी। फिर मिसेस शेन ग्रैंडपा को मेडिसिन खिलाने ले जाती है। फिर लिंशी अपने अंकल से कहती है कि अब आप मेरे शेयर्स मेरे नाम पर कर दें। तो अंकल बात को टालने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि इतनी जल्दी भी क्या है और वैसे भी यहाँ पर कोई लॉयर भी तो होना चाहिए ना। तो होंगजी कहता है कि मुझे आपकी फैमिली लॉयर लिन रास्ते में मिल गया था तो मैं उनको अपने साथ ही ले आया हूँ। फिर लॉयर आकर बताते हैं कि उस शहर की सबसे बड़ी स्ट्रीट और बहुत सी प्रॉपर्टीज़ लिंशी के डैड ने उसके नाम पर की हैं। ये सुनकर अंकल हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो लॉयर कहता है कि ये चेयरमैन यानी लिंशी के डैड की सीक्रेट विल थी और अंकल को शेयर्स ट्रांसफ़र करने को कहता है और अंकल को मजबूरन सबके सामने शेयर ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं। फिर लिंशी कहती है कि मैं अपने वादे की पक्की हूँ और मैंने कहा था कि जो भी मुझसे शादी करेगा मैं उसको ये शेयर्स दूंगी, इसीलिए मैं अपने हस्बैंड यानी कि हाओ युआन को ये शेयर्स देती हूँ। यानबिन हाओ को रोकता है लेकिन वो फिर भी साइन कर देता है और यानबिन वहाँ से चला जाता है। रात को हाओ युआन को वो अपने पास बुलाता है और मारते हुए कहता है वो शेयर्स मेरे हैं तो मैं वो मुझे देने होंगे वरना हॉस्पिटल में जो औरत है ना अगर उसे कुछ हुआ तो मुझे मत कहना। हाओ कहता है पहले मैं उनसे मिलना चाहता हूँ फिर शेयर्स दे दूंगा तुम्हें। लेकिन यानबिन उसे बहुत मारता है और लिंशी ये सब कुछ देख लेती है और बाहर आकर सोचती है हाओ युआन तो इतना पावरफुल है फिर भी वो यानबिन को इतनी आसानी से खुद को बुली करने कैसे दे रहा था। खैर अच्छा हुआ डैड ने मेरे लिए इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ छोड़ दी। अब ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ से जो पैसे आएंगे उनसे मैं अनाथ बच्चों की मदद कर पाऊंगी और जो माउंटेन्स में मेरे मास्टर हैं उनकी भी हेल्प होगी। मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा हो गया। फिर वो जाने लगती है लेकिन तभी वहाँ पर लिन याओ और उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं और वो उनकी बातें सुनने के लिए रुक जाती है। जहाँ पर लिन याओ अपने डैड को मना रही थी कि वो अपनी कंपनी के अंदर से शेयर्स को बेच दें और वो उसके हस्बैंड यानी कि यानबिन के नाम कर दें। पहले तो उसके डैड मना कर रहे थे लेकिन लिन याओ कहती है कि आपको पता है यानबिन ने कहा है कि जब वो सनराइज़ ग्रुप का CEO यानी कि शेन फैमिली की कंपनी का CEO बन जाएगा तो वो 30% शेयर्स आपको देगा। तभी हाओ युआन वहाँ आ जाता है और लिंशी को बेडरूम में ले जाता है और पूछता है कि तुम ब्लाइंड होने का नाटक कब तक करोगी। तो वो कहती है कि नाटक नहीं है मैं सच में ब्लाइंड हूँ, लेकिन वो मानता ही नहीं है और उसे बेड पर बिठाता है। तो वो कहती है क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। तो वो कहता है अगर तुम मुझे यानबिन की अगली चाल बता दो तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूँ। तो लिंशी सोचती है कि इसका मतलब इसे लगता है कि मैं यानबिन के साथ हूँ इसीलिए ये मुझे बुली कर रहा है। मुझे तो लगा था कि शायद मैंने इसका क्राइम देख लिया इसलिए ये मुझे मारना चाहता होगा। तो वो कहती है कि मैंने कहा ना कि मैं शेन यानबिन के साथ नहीं हूँ तो मैं तो उसे जानती भी नहीं थी तो मैं उसका साथ क्यों दूँगी, इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ फंस गई। लेकिन हाओ उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होता और उसे टाई से बांध देता है और कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम अभी सच बताना नहीं चाहती तो अभी तो हमारे पास पूरी रात बाकी है ना डार्लिंग। लेकिन लिंशी उसकी टांग में नीडल मार देती है जिससे वो वहीं पर गिर जाता है और कुछ भी नहीं कर पाता। नेक्स्ट डे लिंशी सबको टी सर्व कर रही थी लेकिन गलती से उसके हाथ से मैडम शेन के ऊपर टी गिर जाती है जिससे वो नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है।
फिर वो ओल्ड शैन को सूप पीने से रोकती है, लेकिन ओल्ड शैन उसी के ऊपर ब्लेम करते हैं और कहते हैं कि इसके अंदर जहर तो नहीं है जो मैं नहीं पी सकता, और वो भी उससे गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। लिंची हाओ को देखती है और हंसने लग जाती है क्योंकि उसे कल रात का सीन याद आ गया था। तो हाओ से कहता है कि अच्छा होगा अगर तुम्हारे पास और भी ट्रिक्स हों अपने आप को बचाने के, वरना मज़ा नहीं आएगा ना। और फिर चला जाता है। फिर लिंची कहती है ये कैसे सोच सकता है कि मैं शन यनबिन के साथ हूँ, और लूज़र का तो मैं कभी भी साथ ना दूँ। फिर वो कप्स रखने जा रही होती है, लेकिन रास्ते में कांच पड़ा हुआ था, लेकिन कांच को देखने के बाद भी उसे उस पर चलना पड़ा क्योंकि हाउ उसके पीछे ही खड़ा हुआ था और उसके लिए तो वो ब्लाइंड है। कांच पर पाँव आने की वजह से लिंची को चोट लग गई थी, तो हाउ उसे उठाकर रूम में ले जाने लगता है। और मैडम शेन को ये देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि ये सारा का सारा प्लान उन्हीं का था। रूम में जाकर हाओ युआन लिंची की चोट पर पट्टी कर रहा था, तो वो उसे कहती है कि अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है जब मुझे इतनी जोर की चोट लग गई है। तो वो कहता है कि अगर मैं होता ना ये सब कुछ करने वाला तो मैं ग्लास के टुकड़े नहीं बल्कि नीचे नाइफ्स का इस्तेमाल करता। तो वो कहती है अगर तुमने नहीं किया तो और कौन हो सकता है, मैं तो अभी अभी इस घर में आई हूँ। तो हाओ युआन कहता है कल तुमने सबके सामने कहा था कि ग्रैंडपा की लाइफ ज़्यादा नहीं होगी, और आज तुमने मॉम के ऊपर चाय भी गिरा दी। तो वो कहती है मैंने जानबूझकर नहीं किया था। खैर जो भी है, वैसे मिस्टर शेन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप अपनी मॉम और ग्रैंडपा को ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो शेन कहता है इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, और वहाँ से चला जाता है। फिर होंगजी लिंची को कॉल करके बताता है कि ग्रैंडपा ने युक्सी को 8 मिलियन देने का कहा है, और वह सिर्फ और सिर्फ युक्सी यानी कि आपसे इलाज करवाना चाहते हैं। तो वो मान जाती है। नेक्स्ट डे वो ग्रैंडपा के पास जाती है तो होंगजी पूछता है मास्टर क्या आपको पैसों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि आप इतने डिसरिस्पेक्ट होने के बावजूद यहाँ पर आ गई। तो वो कहती है कि अंकल लिन ने मुझे कहा था कि जो प्रॉपर्टीज़ मेरे नाम पर हैं उनसे जो पैसे आते हैं वो नई प्रॉपर्टीज़ खरीदने में इन्वेस्ट हो जाते हैं, इसीलिए अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो वो कहता है मास्टर आप मुझसे ले लेना। तो वो कहती है नहीं, एहसान चुकाने के लिए अक्सर बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, तो मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। फिर जब वो अंदर जाने लगती है तो वहाँ पर हाओ युआन उनको मिलता है और पूछता है क्या सच में दुनिया में मिरेकल डॉक्टर होते हैं। तो लिंची बहुत गुस्से में होती है और कहती है कि डोंट वरी, तुम बाद में जब अपना इलाज मुझसे करवाना चाहोगे ना तो तुम जितने मर्जी पैसे दे देना, मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूँगी। और अंदर चली जाती है। अंदर जाकर ग्रैंडपा का एक्यूपंक्चर करती है और कहती है कि आप कोई भी टॉनिक सूप्स और मेडिसिन मत लेना, वरना हालत और ख़राब हो सकती है। तो ग्रैंडपा कहते हैं डोंट वरी, मैं ख्याल रखूँगा, और हाओ युआन से कहते हैं कि डॉक्टर को बाहर छोड़ कर आओ। जब वो जाने लगती है तो उसके पाँव में दर्द होने लगता है, जिससे हाओ युआन को उस पर शक हो जाता है क्योंकि कल लिंची को भी चोट लगी थी। गाड़ी में बैठकर होंगजी कहता है मास्टर आप इनको बता क्यों नहीं देती कि आप ही डिवाइन डॉक्टर हैं, फिर ये लोग आपको रूरल गर्ल करके आपके साथ बुरा बिहेव नहीं करेंगे। तो वो कहती है नहीं, ग्रैंडपा को कोई घर का आदमी ही जहर दे रहा है, अगर इस टाइम मैंने अपनी आइडेंटिटी को रिवील किया तो कहीं मुसीबत ना हो जाए। तो वो कहता है सही कह रही हैं आप, वैसे शेन कंपनी कॉस्मेटिक्स भी बनाते हैं और जो प्रोडक्ट वो अब लॉन्च करने वाले हैं उसमें टॉक्सिक एसिड पाए गए हैं, जिसे लगाने से कुछ लोगों के फेस पर एलर्जी हो गई है। तो वो कहती है कि मुझे उन पेशेंट्स के पास लेकर जाओ जिनके फेस पर एलर्जी हुई है। फिर वो उसे उस पेशेंट के पास चेकअप के लिए लेकर जाता है। वो उसका चेकअप कर ही रही थी कि तभी हाओ युआन वहाँ आ जाता है और कहता है लिटिल डिवाइन डॉक्टर, मुझे लगता है कि तुम्हें शेन फैमिली के मैटर में पढ़ने का कुछ ज़्यादा ही शौक है, तो क्यों ना तुम मेरे साथ हाथ मिला लो, मैं तुम्हें 50 मिलियन दूंगा। तो वो हैरान हो जाती है और कहती है 50 मिलियन, लेकिन वो कहता है कि मेरी एक शर्त है। पहली शर्त यह है कि तुम यानबिन को बताओगी कि उसके प्रोडक्ट में कोई भी खराबी नहीं है, और दूसरा ये कि तुम ओल्ड मैन का एक्यूपंक्चर नहीं करोगी। तो वो कहती है क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे ग्रैंडपा मर जाएं? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, और तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। तो वो कहता है कि तुमने खुद सब कुछ झेला होता ना तो तुम्हें पता होता, इसलिए मुझे एडवाइस मत दो, और वहाँ से चला जाता है। और लिंची सोचती है कि एक फ्री लोडर के पास 50 मिलियन जैसी बड़ी रकम कैसे आ सकती है। थोड़ी देर के बाद यानबिन वहाँ आता है, अपने प्रोडक्ट के बारे में पूछता है। तो वो कहती है कि आपके प्रोडक्ट की वजह से ये एलर्जी नहीं हुई, मुझे लगता है कि ये सारा का सारा काम किसी पानी की वजह से हुआ है, लेकिन फिर भी आप अपने प्रोडक्ट का दोबारा टेस्ट करवाएं और साथ में पानी का भी। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हाओ युआन अपने प्लान को रोकने के लिए कहता है जो उसने प्रोडक्ट फेल करने के लिए बनाया था, क्योंकि युक्सी ने एलर्जी की वजह ढूंढ ली थी, और युक्सी की आइडेंटिटी को पता करने के लिए कहता है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि यानबिन युक्सी के साथ टीवी पर दिखाया जाता है, जहां पर युक्सी उसके प्रोडक्ट के बारे में सफाई दे रही थी कि उसके प्रोडक्ट को कोई भी मसला नहीं है, उसके प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है। ये हो सकता है कि पानी की वजह से एलर्जी हो या फिर किसी पेशेंट को उस चीज़ से एलर्जी हो जिससे प्रोडक्ट बना हुआ है, वैसे ओवरऑल प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है। हाओ युआन भी टीवी पर उसको देख रहा था, लेकिन फिर बाद में बंद कर देता है। फिर अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या तुम्हें युक्सी क्या कुछ पता चला। तो वो कहता है नहीं, कुछ पता नहीं चला, सिर्फ और सिर्फ होंगजी ही है जो युक्सी को अप्रोच कर सकता है,
और कुछ भी पता नहीं चला हमें उनके बारे में। वैसे मैंने किसी को कहा है कि होंगजी की कार पर नज़र रखे। और उसी टाइम उसके असिस्टेंट के पास एक वीडियो आती है जिसे देखकर वो कहता है कि सर, इस बार उस होंगजी की कार से जो लड़की निकली है उसने वेल नहीं लगाया हुआ था और वो और कोई नहीं बल्कि मैडम है। फिर दिखाते हैं कि लिंची की कार का कोई पीछा कर रहा था और वो और कोई नहीं बल्कि शेन हाओयान था। फिर वो होंगजी की कार को रोककर डॉक्टर का वेल उतारता है, लेकिन वहाँ पर लिंची नहीं बल्कि कोई और लड़की होती है। तो वो कहता है कि अच्छा, तो आप युक्सी हैं? तो वो कहती है जी हाँ, क्या मिस्टर शेन को अब मेरे से ट्रीटमेंट करवाना है? लेकिन अफसोस, मैं ये नहीं करूँगी। तो वो कहता है कि सॉरी, मुझे लगा कोई और है, और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर लिंची ने मौका देखकर अपनी जगह किसी और लड़की को बिठा दिया था। नेक्स्ट दिखाते हैं कि हाओ युआन घर आता है तो लिंची सो रही थी और लिंची से कहता है शायद तुम नेक्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा लकी ना हो, और फिर चला जाता है। नेक्स्ट डे लिंची लॉयर से जाकर मिलती है और पूछती है कि अंकल लिन, ये सीक्रेट विल डैड ने क्यों बनवाई थी? तो वो कहते हैं कि जब आप 8 साल की थी तो चेयरमैन ने मुझे बुलवा कर ये विल्स बनवाई थी। उनको शक था कि शायद उनको कुछ होने वाला है। तो वो कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब कुछ अंकल ने करवाया है। तो वो कहते हैं कि आपको लगता है? मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि आपके फादर के भाई और आपकी मॉम का रिलेशन, क्या आपको उसके बारे में नहीं पता? तो वो चुप हो जाती है और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हाओयान एक हॉस्पिटल के रूम के अंदर जाता है जहाँ पर मिसेस शेन होती हैं और बेड पर एक औरत लेटी होती है जो असल में हाओ युआन की मॉम थी। और मिसेस शेन उसकी मॉम की वजह से ही उससे सारे काम करवाती थी और उसको चोट भी पहुंचाती थी। फिर वो हाओ युआन के सामने उसकी मॉम को मारने की बात करती है, जिससे वो बहुत गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है अगर मेरी माँ को कुछ भी हुआ तो कल शेनियन बिन की लाश तुम्हारे सामने होगी। तो वो कहती है बकवास मत करो। तो हाओ कहता है कि मदर, आप ये जान लें कि अगर मेरी मॉम को कुछ भी हुआ तो आप और आपका बेटा, आप दोनों में से कोई नहीं बचेगा। और फिर वहाँ से चला जाता है। कार में आकर वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि इससे पहले ये लोग मेरी मॉम को कहीं और शिफ्ट करें, तुम्हें उनको बचाना होगा। फिर वो घर जाता है। वहाँ पर लिंची कहती है कि आपको चोट लगी है ना? तो वो उल्टा उसी पर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि तुम्हें मेरी परवाह करने की या मेरे बारे में सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो वो कहती है कि बच्चों की तरह नाटक करना बंद करो और यहाँ पर आकर बैठो। फिर वो अपनी एक्यूपंक्चर नीडल्स निकालती है और कहती है कि अब आप खुद अपनी शर्ट को उतारेंगे या मैं उतारूं? वो थोड़ा ऑकवर्ड होता है, लेकिन वो कहती है कोई बात नहीं, उतार दो, मैं कौन सा तुम्हें देख सकती हूँ। फिर वो शर्ट उतारता है तो वो उसको छूने लगती है। वो कहता है कि मिरेकल डॉक्टर ने तो ग्रैंडपा के कपड़े नहीं उतारे थे। वो कहती है मैं कोई मिरेकल डॉक्टर तो नहीं हूँ ना, मैं बगैर फील किए कैसे एक्यूपंक्चर कर दूँ? और सोचती है वैसे भी फ्रेश एप्स को देखने का तो अपना ही मज़ा है, वैसे भी उन बुढ़े रिंकल्स को कौन ही देखना चाहेगा। और फिर उसका एक्यूपंक्चर करती है। तभी उसे अंकल लिन की कॉल आती है कि आपके डैड की वेडिंग रिंग मिसिंग है। फिर नेक्स्ट डे वो अपनी मॉम से जाकर अपने डैड की चीज़ों को मंगवाती है जो उन्होंने उसे गिफ्ट में दी थी, और अपनी मॉम के जाने के बाद वो उनके रूम में जाकर रिंग को ढूंढने लगती है और उसे रिंग मिल जाती है। तभी उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती हैं और लिंची को भी सब कुछ याद आ जाता है कि उसके डैड को उसकी मॉम और उसके अंकल दोनों ने मिलकर मारा था और उसके बचपन में सब कुछ उसने देख लिया था, लेकिन उसके अंकल ने उसका मुंह बंद करने के लिए उसके सर पर वार किया, जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई थी। फिर प्रेजेंट दिखाते हैं जहाँ पर उसकी मॉम पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहती है बस डैड की याद आ गई तो इसीलिए उनके रूम में आ गई थी। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारी चीज़ें नीचे हैं, जाओ वहाँ पर चली जाओ। फिर वो वहाँ से चली जाती है और बाहर आकर सोचती है कि डैड जिसने भी आपको तकलीफ़ पहुँचाई है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। फिर वो घर जाती है तो वहाँ हाओ युआन भी आ जाता है और उसे छेड़ने लगता है ये कह के कि आप मेरे बारे में ही सोच रही थी ना, तो अगर आप मेरे से इतना ही प्यार कर रही हैं तो क्यों ना हम एक हो जाएं। तो वो कहती है मैं पागल नहीं हूँ जो तुमसे प्यार करूँगी। फिर वो उसे अपने क्लोज करता है और कहता है मैम आप फिक्र मत करें, मैं आपके साथ जेंटल रहूँगा। तो वो कहती है कि तुम पूरे शेमलेस हो, मैं तुम्हें एडवाइस दे रही हूँ कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो, आई प्रॉमिस सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो कहता है लगता है तुम पागल हो चुकी हो। नेक्स्ट दिखाते हैं कि लिंची होंगजी से मिलती है और उससे पूछती है कि 3-4 दिन पहले जिस लड़की की डेड बॉडी की न्यूज़ आ रही थी क्या तुम उसे जानते हो? तो वह कहता है मैंने पूरी तरह से कोशिश तो नहीं की जानने की, लेकिन सुना है कि वो बहुत ही अमीर घराने की बेटी थी और उसके डैड उस कत्ल के बारे में पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तभी लिन याओ वहाँ आ जाती है और जी के साथ फ्लर्ट करने लगती है। जी कहता है मिस लिन याओ क्या आपको नज़र नहीं आ रहा कि मैं किसी और से बात कर रहा हूँ? तो वो कहती है कि लिंची के साथ आपके बेड शेयर करने के अलावा और क्या ही बात हो सकती है आप दोनों की। ये सुनकर होंगजी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम होश में तो हो। तो वो उन दोनों की फ़ोटो दिखाती है जहाँ पर लिंची और होंगजी दोनों साथ थे और कहती है कि अगर इस बार मुझे अवार्ड नहीं मिला तो ये फ़ोटो ऑनलाइन पोस्ट कर दूँगी। लेकिन जी पे इसका कोई असर नहीं होता और वो कहता है कि देखते हैं कि पहले कौन बदनाम होता है, फिक्र ना करो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
लेकिन वो कहती है कि आपको तो कोई भी लड़की मिल जाएगी ना मिस्टर जी, तो आप एक ब्लाइंड वुमन के साथ क्या ही फ़ायदा हासिल कर लेंगे। ये सुनकर जी उसको स्लैप कर देता है और कहता है कि तुमने हद पार कर दी है। तान्या एंटरटेनमेंट का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं तुम्हें फायर करता हूँ। अब तुम मेरी आर्टिस्ट नहीं हो तो अवार्ड के बारे में तो सोचना भी मत। फिर भी लिन याओ चुप ही नहीं हो रही थी, तो लिंची उसके गले पर नीडल चुबा देती है, जिससे अब वो बोल ही नहीं पा रही थी। फिर लिंची और जी वहाँ से चले जाते हैं और लिन याओ यानबिन को कॉल करती है, लेकिन उसे भी कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या बोलना चाह रही है। दूसरी तरफ वानर यानबिन के साथ थी और वो दोनों लिन याओ को चीट कर रहे थे और उन्होंने एक लड़की को कैद किया था जो यानबिन ने अपनी इंजॉयमेंट के लिए रखी हुई थी। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि ग्रैंडपा लिंची को बुलाते हैं क्योंकि उनकी हालत और भी मज़ीद ख़राब हो रही थी। तो लिंची उनका इलाज करती है और कहती है कि आप बार बार जहरीली चीज़ें खा रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो ग्रैंडपा कहते हैं मैंने न्यूट्रिशनिस्ट हायर की है, अब मैं खाने का पूरा ध्यान रखूंगा। और पीछे मिसेस शेन यानबिन को बताती है कि उसी ने ओल्ड मैन को पॉइजन दिया था ताकि सारी जायदाद जल्दी से जल्दी यानबिन के पास आ जाए, वरना ये ओल्ड मैन तो सारी की सारी जायदाद हाओबिन को देना चाहते हैं। और कहती है कि अब तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी, और जायदाद के लालच में आकर वो भी मान जाता है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि लिंची और हाओ डिनर कर रहे थे। वहाँ पे लिंची कहती है कि आज मैं तुम्हारा एक्यूपंक्चर करूँगी और इस बार तुम्हें अपने सारे कपड़े उतारने होंगे, सारे मतलब सारे, ओके। जाओ और बेड पर मेरा इंतज़ार करो, मैं आती हूँ। फिर वो बेड पर उसका वेट कर रहा था। लिंची कहती है कि तुमने सारे कपड़े नहीं उतारे, मैंने कहा था कि सारे उतारने। तो वो कहता है तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आ रही ना। तो लिंची कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, और जानबूझकर उसे तंग करती है और उसको मसाज करने लग जाती है और बहाने बहाने से उसे टच करती है, जिससे हाओ युआन का सब्र ख़त्म हो जाता है और वो उसे किस कर लेता है और कहता है कि अगर तुम ऐसे ही करती रही तो आज मैं अपने सारे हक ले लूँगा तुमसे। तो लिंची वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि हाओ युआन अपने असिस्टेंट से कहता है कि शेन फैमिली का न्यू प्रोडक्ट फेल हो गया है, ऐसा करो कि इस न्यूज़ को सारे के सारे टीवी चैनल्स पर चला दो। और यानबिन जिन लड़कियों के साथ ज्यादती करता था, क्या उनकी बॉडी से कोई क्लू मिला है? तो वो कहता है यस सर, यानबिन के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। तो हाओ कहता है वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, इतना तो उसे बर्बाद करने के लिए काफ़ी होगा। दूसरी तरफ मिसेस शेन ओल्ड शेन को जहर देती है और यानबिन से कहती है युक्सी यहाँ पर नहीं आनी चाहिए वरना ओल्ड शेन बच जाएगा। तो वो कहता है आप फिक्र मत करें, आज इस युक्सी का भी काम ख़त्म हो जाएगा। फिर रात को युक्सी ओल्ड मैन का इलाज करने के लिए आ रही थी, तो उसी टाइम कुछ गुंडे उसे किडनैप करने की कोशिश करते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं, लेकिन हाओ युआन सही टाइम पर आकर उसे बचा लेता है। फिर जब उसे होश आता है तो वेल उसके मुंह पर नहीं था। वो कहती है थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए और अपनी असलियत छुपाने के लिए, मैं मजबूर थी। वो कहता है ऐसी भी क्या मजबूरी थी जिसने शुरू से ही तुम्हें मुझे धोखा देने को मजबूर किया? तो वो कहती है वो एक्चुअली मैंने आपको क्राइम करते हुए देख लिया था ना, प्लीज़ आप अभी मुझे मत मारना, आई स्वेयर मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ये सुनकर शैन को बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत फास्ट कार चलाता है, जिससे लिंची डर जाती है और कहती है मुझे यकीन है कि आपने कुछ नहीं किया। वो कहता है ये सब यानबिन ने किया है, मैं बस सबूत ढूंढ रहा था। वैसे तुम जानती हो कि तुम्हें कौन मारना चाहता है? तो वो कहती है हाँ वही लोग होंगे जो ओल्ड मैन को जहर दे रहे हैं और नहीं चाहते कि वो बचें। तो शेन कहता है डोंट वरी, हाफ मंथ में साइनिंग सेरेमनी में मैं यानबिन से तुम्हारा बदला ले लूँगा। दूसरी तरफ यानबिन को पता चलता है कि डॉक्टर को बचा लिया गया है, तो वो काफ़ी गुस्सा था, लेकिन उसकी मोम उसे समझाती है कि तुम शेन फैमिली के सीईओ बनने वाले हो, तो अकल का मुजाहिरा करो। दूसरी तरफ वानर याओ को बताती है कि यानबिन किसी अमीर लड़की से शादी करना चाहता है और इसी टाइम तो तुम्हारी हालत काफ़ी ख़राब है। वो कहती है मैं अभी यानबिन से बात करती हूँ। नेक्स्ट दिखाते हैं कि हाओ युआन लिंची को अपनी मॉम का इलाज करने के लिए लेकर जाता है। वहाँ लिंची कहती है मिस्टर वाई आप तो वेल्थीएस्ट मैन है ना, फिर भी मैं आपको 50% डिस्काउंट दे रही हूँ क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है। फिर वो उसकी मॉम का एक्यूपंक्चर करती है और उसकी मॉम को होश भी आ जाता है। फिर हाओ लिंची को थैंक्स कहता है और उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता मैं मिस्टर वाई हूँ? तो वो कहती है जिस दिन आपने मुझे 50 मिलियन देने का कहा था ना, मैं तभी समझ गई थी कि आप कोई अमीर आदमी हैं, पर ये नहीं जानती थी कि मिस्टर वाई होंगे। तो इसीलिए मैंने होंगजी से पता लगवाने को कहा और उसने पता करके मुझे बता दिया। दूसरी तरफ ओल्ड मैन की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो रही थी और मिसेस शेन अपने बेटे को सीईओ बनाने के लिए फोर्ज विल बना रही थी। फिर हमें दिखाते हैं कि साइनिंग सेरेमनी का दिन आ गया है और यानबिन होंगजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लेता है और सब लोग यानबिन की तारीफ़ कर रहे थे कि कितनी छोटी सी उम्र में इसने कितना कुछ अचीव कर लिया। तभी लिन याओ वहाँ आती है और लेकिन यानबिन उसे देखकर खुश नहीं था क्योंकि वो बाद में उसके साथ एंगेजमेंट तोड़ना चाहता था। तभी यानबिन और वान की वीडियो स्क्रीन पर चल जाती है, जिससे लिन याओ को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुमने मुझे चीट किया, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना। मिसेस शेन देखिए इन्होंने क्या किया, लेकिन मिसेस शेन उसे ही स्लैप कर देती है और उसको चुप करवा देती है।
और उसे बाहर भी निकलवा देती है। फिर मिसेस शन फोर्ज विल अनाउंस करती है और अपने बेटे को सीईओ बनाती है। लेकिन तभी ग्रैंडपा वहाँ यूक्सी और हाओ युआन के साथ आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम कौन होती हो मेरे बिहाफ पर मेरी विल कहने वाली, और मैंने तुम्हारे बेटे को कब सीईओ बनाया, और वैसे भी जब से तुम्हारे बेटे ने कंपनी संभाली है मैंने कंपनी की हालत ख़राब कर दी है इसने, और इसीलिए मैंने अपनी कंपनी की बैंकरप्सी को अनाउंस कर दिया है। तो वो कहता है कि दादा आप ऐसा नहीं कर सकते, और असिस्टेंट से कहता है कि तुम मिस्टर वाई को बुलाओ। तो वो कहता है कि मिस्टर वाई यहीं पर हैं। वो कहता है कौन है? तो वो कहता है कि आपके छोटे भाई ही मिस्टर वाई हैं। ये सुनने के बाद उसे बहुत ज़्यादा धचका लगता है। वो उससे भीख मांगता है कि प्लीज़ उसकी मदद करे, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारी मॉम ने और तुमने मेरे साथ जो किया है ये तो कुछ भी नहीं उसके सामने। तो मिसेस शेन कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, जो कुछ भी हुआ तुम्हारी माँ की वजह से हुआ। अगर वो मेरे हस्बैंड को सीड्यूस ना करती और तुम्हें पैदा ना करती तो आज ये कुछ भी नहीं होता। तभी वहाँ पर हाओ युआन की मॉम आ जाती है और कहती है कि हाँ मैंने सीड्यूस किया, लेकिन तुम बताओ कि तुम्हें तो तुम्हारे हस्बैंड ने कभी छुआ भी नहीं, तो तुम्हारा बेटा कहाँ से आ गया। तो सबको पता चल जाता है कि यानबिन असल में शेन फैमिली का असल वारिस नहीं है और असल वारिस सिर्फ और सिर्फ शेन हाओ युआन है। फिर तभी वहाँ पर मिस्टर लियू आ जाते हैं जिनकी बेटी की डेड बॉडी टीवी पर दिखाई जा रही थी, और आकर यानबिन को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुमने ही मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ किया और उसे मारा है। तो वो कहता है मैंने नहीं मारा, ये सब काम तो वार्न का है, वो ही जेलस होकर सबको मार रही थी। तो वार्न कहती है हाँ मैं ही सबको मार रही थी जेलसी के मारे। फिर उसके बाद लिंची भी अपना वेल वहाँ से उतार देती है और सबको पता चल जाता है कि युक्सी ही लिंची है। यानबिन कहता है कि तुम दोनों ने मिलकर मुझे चीट किया, युक्सी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो मिस्टर लियो कहते हैं अगर तुम बाहर निकलोगे तो उसको नहीं छोड़ोगे ना, जो तुमने मेरी बेटी के साथ किया उसके बाद मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और वो उसको वहाँ से ले जाते हैं पुलिस स्टेशन। उसके बाद दिखाते हैं कि हाओ युआन और लिंची दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बताते हैं। और इसी के साथ हमारी आज की स्टोरी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।